चलो, तो आज का हमारा जो कॉम्प्रहेंशन है, इस कॉम्प्रहेंशन को देखा जाए। ठीक, इस कॉम्प्रहेंशन पर जैसे ही हम आते हैं तो ये कहता है कि ऑक्टोपस आर फेमस, यानी कि ऑक्टोपस पर बेस्ड जो है एक कॉम्प्रहेंशन है। पढ़िए, तो कहता है ऑक्टोपस आर फेमस फॉर देयर एलियन लाइक एबिलिटीज़। जो ऑक्टोपस हैं वो फेमस हैं उनके एलियन लाइक एक्टिविटीज़ की वजह से। फ्रॉम रीग्रोइंग डैमेज्ड आर्म्स, वो अपने जो डैमेज्ड आर्म्स हैं उनको रीग्रो कर लेते हैं। टू चेंजिंग देयर स्किन कलर एंड टेक्सचर, अपना स्किन कलर और टेक्सचर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्टोपस के बारे में सारी बातें यहाँ कही गई हैं। ठीक है, चलिए अब एक यहाँ देखो लाइन कहता है A little known fact is they actually belong to a category of animals phylum called mollusca। ठीक है, called mollusca। तो ये एक ओवरऑल एक ओवरव्यू हमने ले लिया कि भाई बात हो रही है किसके बारे में, तो बात हो रही है ऑक्टोपस के बारे में। ठीक है, बात किसके बारे में हो रही है बच्चे, बात हो रही है ऑक्टोपस के बारे में। अब ऑक्टोपस के बारे में आगे कोई दिक्कत नहीं, इट विल टेक टाइम, शॉर्टली यू विल गेट things over, है ना। You will be able to rearrange parajumbas in a proper sequence। मनीष कुमार, हाँ प्रखर, हो सकता है इससे भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ, यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आ जाओ कॉम्प्रहेंशन पे। पढ़ो जरा, स्टेटमेंट पढ़ो। अब देखिए, पढ़ो इसको, कुछ करना है बाबू इसमें। कहता है कि ऑक्टोपस बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मोलस्क। अभी हमने पढ़ा एक सेकंड पहले, और नहीं भी पढ़ा होता क्योंकि मैं तो एमएससी हूँ इसी में, है ना, मेरा एमएससी इसी में है, जूलॉजी में ही, और दोबारा मैंने एमए इन इंग्लिश किया है बाद में, है ना। तो हमको ऐसे पता है। दूसरी बात, यानी कि ये तो सही हो गया। दूसरा कहता है इट इज़ हार्ड टू कंपेयर ब्रेन साइज बिटवीन मरीन एनिमल्स एंड लैंड एनिमल्स। अगर आपको ये पता हो, अगर आपने कभी भी थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो मरीन एनिमल्स हैं, जो जलीय जंतु हैं, और जो लैंड पे रहने वाले जंतु हैं, उनके ब्रेन साइज को कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मरीन में बॉडी वेटलेस होती है, समुद्र में पानी में बॉडी वेटलेस होती है, और ज़मीन पर वेट होता है ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं दोनों की, यानी कि ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कहता है कि वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन। वर्टिब्रेट का मतलब होता है वर्टिब्रा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये जिनमें होती है, तो वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती है। नहीं, इन वर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होती है। वर्टिब्रेट्स तो बैकबोन वाले एनिमल होते हैं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, ये गलत है। ठीक, अब अगर हम ये वाला हमको क्लियर नहीं भी हो तो ही पढ़ के देखो। थर्ड गलत है तो सेकेंड एंड थर्ड, इसमें थर्ड होगा, ये तो आंसर ऐसे गलत हो गया। ओनली थर्ड, ये भी गलत हो गया। इसमें भी थर्ड है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, फर्स्ट, तो ये आंसर हो गया। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, है ना, यानी कि लॉजिक से थोड़ा सा ज्ञान लगाकर आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। बन गया? बोलो भाई, कहीं कोई दिक्कत है? तुम्हारा बेसिक जूलॉजी है,
हमने बहुत कुछ किया, हमने डिप्लोमा इन टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट किया, बैचलर्स इन फार्मेसी करी, है ना। इसके अलावा मैंने एमएससी इन जूलॉजी करी। देन आफ्टर में मुझे लगा कि भाई एमए कर लो इंग्लिश से, वो भी किया। चलिए देखा रहे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। बहुत अर्जेंट कॉल था इसलिए मुझे कॉल लेना पड़ा। राम पैराग्राफ एक बार रीड कर दें, अभी कर दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो एक बार बिना पढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज। राम बच्चा यहाँ देखो बाबू, स्ट्रेंज का आपसे साइनो पूछा है ना। ये बताओ तुमको ज़रूरत है स्ट्रेंज का साइनो ढूंढने के लिए पैसेज पढ़ने की। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, जो क्या हो, जो आम चीज़ों से हटकर हो। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज, यानी कि अजीब। अब देखो वर्ड है कन्वेंशनल, वल्नरेबल, पिक्यूलियर और डेफी। तो पिक्यूलियर का मतलब भी होता है अजीबोगरीब, और स्ट्रेंज का मतलब भी होता है अजीबोगरीब, विचित्र, है ना। इसका मतलब भी होता है विचित्र, स्ट्रेंज, वियर्ड, पिक्यूलियर, तो दोनों सेम हो गए, यानी आंसर ये हो गया। डेफी का मतलब होता है पूजा पाठ करना, डाइफी बोलते हैं इसको, डाइफी, डाइफी यानी कि पूजा पाठ करना। ये हो गया, लो आंसर। तो आंसर क्या होगा, पिक्यूलियर। वल्नरेबल का मतलब होता है जो आसानी से चीज़ों के प्रभाव में आ जाए, है ना, विच कैन ईजिली बी इफेक्टेड फ्रॉम एनीथिंग, इन्वायरमेंट, डिजीज या बातों से, ठीक है। वो सारा का सारा क्या है आपका, वो सारा का सारा क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। वो सब क्या है, वल्नरेबल है। हाँ जी भाई, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस क्लास ले रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो वल्नरेबल हो गया, ठीक है। और कन्वेंशनल, परंपरागत, ट्रेडिशनल, है ना, देख लो। हाँ, क्वेयर, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, बिजार, वियर्ड, बहुत बढ़िया। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक जो होता है वो थोड़ा पगला होता है ना, बुद्धि से पैदल, एकदम अजीबोगरीब, इसेंट्रिक, सनकी। इडियोसिंक्रेसीज, ऑल्टीज, ऑड, प्रखर, जायसवाल, वाह मेरे लाल वाह, हीरा हो तुम तो यार, कतई गदर, गदर पार्ट 2 हो तुम। चलो आंसर हो गया पिक्यूलियर। अब बताओ बाबू, इसके लिए कहीं तुम्हें पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी, और तुम्हें पैसेज इसके लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहता है कि ऑक्टोपस हैव बिग ब्रेन्स एंड आर क्रेजी स्मार्ट। Octopus change their behavior depending on the environment. Octopuses are alike humans in many ways. Octopus don't live for a very long. ऑक्टोपस का जो लाइफ होता है वो 3 से 5 साल होता है, लेकिन इनका ब्रेन कमाल होता है, कमाल बिल्कुल, है ना। इनकी अगर आप देखें बॉडी रेशियो में ऑक्टोपस का ब्रेन सबसे बड़ा ब्रेन है, लार्जेस्ट ब्रेन है बॉडी रेशियो में, है ना। दूसरी बात, लगभग 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ऑक्टोपस में। ऑक्टोपस में लगभग 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 3 से 5 साल इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक। इसके लिए थोड़ा सा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर आप चाहो तो समझ सकते हो क्या आंसर होगा। क्या कंक्लूजन निकलेगा पैसेज से, आ जाओ जरा पैसेज पे। यहां देखो, पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहता है द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट देम, ऑक्टोपस के बारे में, इज देयर इंटेलिजेंस। जो सबसे खास बात है उनके बारे में वो है उनकी बुद्धिमानी। क्यों भाई, विच इवॉल्व कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आर ओन। लेट्स कंसीडर देयर नर्वस सिस्टम, आओ उनके नर्वस सिस्टम को देखें। लाइक अस, ऑक्टोपस हैव लार्ज ब्रेन्स कंपेयर टू देयर बॉडी साइज, इजिली द बिगेस्ट ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट्स। जिनमें बैकबोन नहीं होती है उन इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा ब्रेन होता है इसमें।
एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, ठीक लिखा है, एंड कंपेरेबल साइज मैनी वर्टिब्रेट्स, और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में से भी बड़ा, सच एज फ्रॉग्स. इट इज हाउएवर हार्ड टू कंपेयर brain size between marine animals and land animals because the laws of physics differ in water and air. कहता है कि देखो ये बहुत मुश्किल काम है कि जो ब्रेन का साइज है वो मरीन और लैंड एनिमल्स का कंपेयर किया जा सके, क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स डिफर करते हैं पानी में और हवा में. एनिमल्स आर वेटलेस इन वाटर बट ऑन लैंड बॉडी शेप एंड साइज इज लिमिटेड बाय ग्रेविटी. An octopus brain is made up of about 500 million brain cells, neurons. This is 7 times more than a mouse and about the same as a marmoset monkey. Humans, on the other hand, have 86 billion brain cells. Testing, अब देखो अगले क्वेश्चन का आंसर देखो. Testing octopus intelligence can be a problem because the animals frequently outsmart scientists. कहता है कि जो एनिमल्स हैं इनके ब्रेन्स को चेक करना, इनको ब्रेन्स को टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आसानी से जो वैज्ञानिक हैं उनको क्या कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनको ठग सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलो, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ऑक्टोपस क्या है, बहुत तेज है. तो ऑक्टोपस का है बिग ब्रेन्स एंड आर क्रेजी स्मार्ट. यही आपका आंसर हो गया कि ऑक्टोपस का जो ब्रेन है बहुत शानदार है, बहुत क्रेजी है, बहुत स्मार्ट है ऑक्टोपस, है ना. टाइटल वाला कंक्लूजन, अच्छा वो भी आएगा. अच्छा ये बताओ, अगर इस कॉम्प्रहेंशन का आपसे वो पूछा जाए, आते हैं अभी शायद आएगा क्वेश्चन, बताओ भाई. वाई टेस्टिंग ऑक्टोपस इंटेलिजेंस कैन बी अ प्रॉब्लम, इसका आंसर बोलो. कहता है ऑक्टोपस को टेस्ट करना, उसके ब्रेन का टेस्ट करना क्यों मुश्किल काम है, बोलो. बिकॉज दे कैन आउट स्मार्ट, अभी अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि वो वैज्ञानिकों को एड़ा बना के पेड़ा खा सकते हैं, वो अपना दिमाग लगा के कुछ और करने लगेंगे, है ना, इसलिए मुश्किल काम है. ए देख लो, कहीं कॉम्प्रहेंशन बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बच्चे ऐसे ही आंसर कर दे रहे हो सब लोग, तुम लोग. एक भी क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं किया, मैंने केवल एक्सप्लेन किया, आंसर आपने ही किया है सबको. एंड दिस इज द थिंग आई रियली वॉन्ट टू डेवलप इन यू. केवल यही एक ऐसी चीज है जो मैं चाहता हूं, दिस इज द अप्रोच. अच्छा बताओ, अगर इस सेंटेंस की आपसे टोन पूछी जाए, इस कॉम्प्रहेंशन की टोन आपसे पूछी जाए कि इस कॉम्प्रहेंशन की टोन कैसी है, बोलो. अगर आपसे पूछा जाए कि इस कॉम्प्रहेंशन की टोन कैसी है, कैसी टोन है इस कॉम्प्रहेंशन की. आउट स्मार्ट का मतलब होता है किसी को दिमाग से मात देना, दिमाग से बेवकूफ बनाना, अपनी काबिलियत से एड़ा बना के पेड़ा खा लेना. टू फूल समवन, पागल बनाना. स्टडी लैब से कॉल आया था, मतलब बिल्कुल, इसको आप इंफॉर्मेटिव कह सकते हैं. ये क्या है, इंफॉर्मेटिव है, या फिर एनालिटिकल. ये टोन कैसी है, इंफॉर्मेटिव या फिर एनालिटिकल टोन है. इसमें ऑक्टोपस के बिहेवियर को एनालाइज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एनालिटिकल टोन है. समझ गए, यही टोन होता है. कैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा टोन का, देखो आगे आ जाओ. ये अगला आपका कॉम्प्रहेंशन है, PQRS है, रीअरेंजमेंट है. बोलो, बहुत सिंपल सा, और ये थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है रीअरेंजमेंट में, ठीक है, मेंस लेवल का है. इसमें क्या किया कि एक स्टेटमेंट दे दिया और स्टेटमेंट बीच में अंडरलाइन कर दिया. ये पहले बैंक में ऐसा खूब मैंने पढ़ाया है, बैंक में खूब पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन. अब आपको इस डैश में बताना है कि चारों को अरेंज करके पुट करो. चलो भाई करो एक बार सारे लोग पढ़ के.
एस आर क्यू पी, पी क्यू एस आर, सब अलग अलग क्यों बता रहे हो भाई? आंसर तो एक ही होगा ना। यहां देखो, पढ़ो, कुछ नहीं करना है। कहता है कि द ट्रीटी ऑफ लंदन, ट्रीटी मतलब समझौता, है ना, संधि। द ट्रीटी ऑफ लंदन साइंड इन 1839, तो जो लंदन की ट्रीटी थी वो साइन की गई 1839 में। अब देखो, अब कहता है कि ट्रीटी यानी कि जो समझौता हुआ है इसके बारे में यहाँ कहो। तो भैया सब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो बचवा यहाँ क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब कहाँ लिखी है? हिया 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 हिया, तो वर्ब हिया लिखी है। द ट्रीटी ऑफ लंदन साइंड इन 1983, क्या था वो ट्रीटी थी क्या? वॉज एन एग्रीमेंट, वो एक समझौता था, ब्रोकर्ड बाई ग्रेट ब्रिटेन बिटवीन द मेजर नेशंस ऑफ यूरोप। किसके बीच में? मेजर नेशंस ऑफ यूरोप, यानी कि पी के बाद क्या आएगा? क्यू आएगा। और यहां एक बात तुम और देखो, क्या तुम्हें ग्रामर की कोई सीख मिली यहां पर? सचिन यादव, एस आर क्यू पी की कैसे होगा भाई मेरे लाल? ओनली रीड आंसर पी विच वुड बी लास्ट। अरे लल्ला, वॉज हेल्पिंग वर्ब आया है, किसके लिए आया है? ट्रीटी ऑफ लंदन के लिए आया है, समझे? तो इसके इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ क्या आएगा? वॉज। द ट्रीटी ऑफ लंदन साइंड इन 1839, क्या था ट्रीटी? वॉज एन एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन बिटवीन द मेजर नेशंस ऑफ यूरोप। यहाँ देखो, एक बात, आंसर तो हो गया पी क्यू आर एस, ये आंसर हो जाएगा। बस दो ही ढूंढने हैं, तो पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस क्यों? अच्छा, पी क्यू आर एस और पी क्यू एस आर भी तो है, ये नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा होगा भाई, वो भी देख लो। पी क्यू गारंटिंग, अच्छा, मेजर ऑफ यूरोप गारंटिंग बेल्जियम्स न्यूट्रलिटी एंड सोवेनिटी, ठीक है। पी क्यू एस आर होगा आंसर, पी क्यू एस आर, है ना? तो पी क्यू एस आर आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। मयंक, यही बात मैं जानना चाह रहा था, आंसर क्या होगा? पी क्यू एस आर। वॉज एन एग्रीमेंट ब्रोकर्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन बिटवीन द मेजर नेशंस ऑफ यूरोप। और ये क्या कर रहा है? ये गारंटी दे रहा है, कौन? ये ट्रीटी गारंटिंग बेल्जियम्स न्यूट्रलिटी एंड सोवेनिटी, ठीक है। तो यानी कि पी क्यू आर, सॉरी, पी क्यू एस आर हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आ जाओ दूसरी बात पर। बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पर अमंग होना चाहिए था, तो ध्यान रखो, बिटवीन और अमंग में एक अंतर होता है। अमंग, अमंग जो है और बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए भी किया जा सकता है। अगर वो देश की बात हो रही है, डेफिनिट नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। बिटवीन 5 बॉयज बिल्कुल सही है, बिटवीन 5 बॉयज बिल्कुल सही है, समझे। जहां पर डेफिनेट नंबर हो, जहां पर देशों की बात हो रही हो, वहां बिटवीन बिल्कुल सही होता है। तो बिटवीन द मेजर नेशंस ऑफ यूरोप, ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है मयंक, ठीक है। आंसर होगा पी क्यू एस आर। चलो आगे देखो, अगला अगला लास्ट क्वेश्चन कहता है आज के सेशन का कि इफ आई हैड, ठीक है, चलिए भाई देखा रहे, रिफ्रेश कीजिए, बिल्कुल सही आ रहा है। शिवम, बिल्कुल हो सकता है ना। बिटवीन, इन बिटवीन, अमंग, अमिडेस्ट, अमिड, इनमें यही अंतर होता है। इन बिटवीन केवल दो के लिए, बिटवीन दो या दो से ज़्यादा डेफिनेट नंबर्स के लिए, और अमंग दो से ज़्यादा इनडेफिनेट नंबर्स के लिए। अमंग द बॉयज, बिटवीन 4 बॉयज, ठीक है। और जब अनकाउंटेबल में हो जाए तो अनकाउंटेबल्स के बीच में, शोर शराबे के बीच, अमंग द केओस, बिटवीन द केओस,
अमिड द केओस, तो जहां पर शोर शराबा यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स हो वहां पर अमिड का यूज करेंगे, अमिड द केओस। ठीक है। इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव गिवन इट टू यू। बोलो, पिछले क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, अमित यहां देखो बेटा, देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा समझो जरा। कहता है कि इफ हो या कुछ भी हो, इसके साथ सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब वर आएगी या फिर V2 आएगा या फिर हैड प्लस V3 आएगा या फिर हैड प्लस V3 आएगा। अगर यहाँ V2 या वर लिया है तो बाद वाले क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 आएगा। अगर यहाँ हैड प्लस V3 लिया है तो बाद वाले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 आएगा। ठीक। अब एक बात समझो, यहाँ पर वुड दिया हुआ है, हैव दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हैव को हटा दो, तो बचुआ अगर हम हैव को हटा देंगे तो भी तो हमको गिवन को चेंज करना पड़ेगा। वुड प्लस V1 आएगा, वुड प्लस V1 आएगा तो भी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बताओ, अगर इसके अकॉर्डिंग हैड प्लस V3 के अकॉर्डिंग वुड हैव प्लस V3 है तो वुड हैव प्लस V3 के अकॉर्डिंग हैड प्लस V3 भी तो होगा। तो मैंने आपको एक बात टेंस में बताई थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। इसी प्रकार से हैड पास्ट परफेक्ट में, जिसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात मैंने आपसे कही कि एक मेन वर्ब होती है हैव, जिसका मतलब होता है रखना या होना। ठीक। जिस हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड, V2 होता है V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और हैज, ये होता है V5। कौन सा? ये मेन वर्ब है, ये प्रमुख क्रिया है मेन वर्ब। ठीक। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। गलती से इसकी शक्ल इसके जैसी है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इस हैव का इससे कोई रिलेशन नहीं है, गलती से शक्ल एक जैसी है। तो अब मैंने कहा कि मैं एक कार रख चुका हूं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज करेंगे? आई हैव। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो आई हैव हैड अ कार। मेरे पास एक कार, मैं कार रख चुका था, पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड, और हैड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। तो आई हैड हैड अ कार। ठीक। तो यही बात तो यहां है। तो यदि मेरे पास एक कार होती, तो इफ आई हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब वाला हैड हो गया, मेन वर्ब वाला भी है तो हैड लगाना पड़ेगा। तो इफ आई हैड हैड अ कार आई वुड हैव गिवन इट टू यू। तो यहां पर एक हैड और आएगा, समझे? ये पहले वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाला वर्ब मेन वर्ब है। गलती से दोनों शक्ल एक जैसी है, दोनों एक ही दुकान में गए, कपड़े खरीद लिए एक जैसे, दोनों सेम नहीं है। बात मेरी समझ में आई सभी को? क्या मेरी बात सभी देवियों और देवताओं को समझ में आई है? कॉम्प्रहेंशन में, PQRS में और इसमें कहीं कोई दिक्कत बेटा जरा सा भी कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिए। है ना? अगर हम इसको यहां ये लिखते, अगर हम हैड को सही मान लें,
अगर हम यहाँ हैड को सही मान लें, हम ये लिखें इफ आई हैड अ कार, तो ये वाला हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट टेंस में। इफ आई हैड अ कार, तो इधर लिखेंगे आई वुड गिव इट टू यू, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, वुड प्लस V1। इफ आई हैड अ कार आई वुड गिव इट टू यू। और अगर हम ये लिखेंगे इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव गिवन इट टू यू, तो इफ आई हैड अ कार आई वुड हैव गिवन इट टू यू। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। शुभम तिकादर, बिटवीन और अमंग मिस हो गया। अरे कैसे मिस हो गया भाई, इज हियर नो फियर बचवा। चलो देख लो भैया, देखो बिटवीन समझो जरा, इन बिटवीन, अमंग और अमिड, चारों देख लो। इन बिटवीन, एक्सक्लूसिवली टू। इन बिटवीन केवल दो की बात करता है, कैन नॉट एक्सीड मोर देन टू इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में इन बिटवीन दो से ज्यादा नहीं जाएगा। बिटवीन टू और मोर देन टू डेफिनिट नंबर्स, दो या दो से ज़्यादा डेफिनिट नंबर्स जहाँ होते हैं, दो या दो से ज़्यादा डेफिनिट नंबर्स जहाँ होते हैं, डेफिनिट नंबर, वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन का। ठीक है, देशों के लिए इंडिया लाइज बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, है ना, तो यहाँ क्या होगा, बिटवीन। अमंग, मोर देन टू, इनडेफिनिट नंबर, दो से ज्यादा इनडेफिनिट नंबर्स के लिए अमंग का यूज किया जाता है ना। और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में, अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच में क्या यूज होता है, अमिड। आकाश, यहां मैंने क्या लिखा है, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा डेफिनिट नंबर्स। दोनों एक साथ थोड़ी आएंगे, मैंने यहां क्या लिखा है, एक्सक्लूसिवली टू, यानी कि इन बिटवीन किसी भी कंडीशन में दो से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट, मान लो राम और श्याम बैठे हुए हैं, आप आम खा रहे हो, ठीक, तो तब तक क्या हुआ, घनश्याम आ गए, प्रीपोजिशन आपने क्या लगाया है, इन बिटवीन, तो घनश्याम आ गए, लेकिन आप बांटोगे नहीं, घनश्याम को दोगे नहीं, केवल दो में ही। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज इन बिटवीन राम एंड श्याम, घनश्याम आए हैं तो भी नहीं दोगे, इन बिटवीन लगा है तो। बिटवीन का मतलब है दो या दो से ज्यादा डेफिनेट नंबर। अब मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम, इसका मतलब यह है अगर घनश्याम आ जाएंगे तो हम दे उनको भी देंगे। बात समझ में आई, ये अंतर है दोनों में। और अमंग, घनश्याम एंड राम की जगह पर हम लिख दें बॉयज, तो क्या हो जाएगा, अमंग। और अमिड, अमिड ही सेवरल थॉट्स, उसके विचारों के बीच में, है ना, तो क्या हो जाएगा, अमिड। राहुल, दूसरी बात, बिटवीन जब देशों के बीच की बात हो, देशों के बीच की बात हो, वहां पर भी बिटवीन बिल्कुल सही होता है। एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन पूछा है, इंडिया लाइज बिटवीन पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, वहां बिटवीन आंसर लिया है उन्होंने, क्योंकि कंट्रीज की बात हो रही है, कंट्रीज के लिए कंडीशन ये भी आती है, ठीक है, तो दोनों कंडीशन समझ लो। केवल अगर कंट्रीज होता
तो अमंग ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मेजर लगाकर अगर लिखोगे तो बिटवीन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में आज के लिए इतना ही। यहीं से आगे हम लोग बात करेंगे अगले दिन। जो फीडबैक फॉर्म आपसे मांगा गया है वो ज़रूर भर दीजिएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। सेशन कैसा लगा है उस फीडबैक फॉर्म में आपको बताना है, तो बताइएगा। ठीक है, चलो चलिए रेगुलर मिलते हैं हम लोग, परसों फिर मिलेंगे। कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट। अब आज 2 सेशन लगातार कॉम्प्रहेंशन के हो गए हैं, PQRS के हो गए हैं। अगले सेशन जो हमारा होगा उसमें क्लोज टेस्ट और PQRS हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। खूब बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। बिना पढ़े मेरे बच्चे कुछ भी मंगलमय नहीं है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।